ब्लू व्हेल की जुबान एक वयस्क हाथी के वजन के बराबर भारी होती है। दक्षिण अमेरिका में रीढ़ की हड्डी की तरह एंडीज पर्वतमाला एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। यह पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी और कई जगह 500 किलोमीटर चौड़ी है। एकानकागुआ चोटी दक्षिणी गोलार्ध ही नहीं, एशिया के बाहर की सबसे बड़ी चोटी है। कई ग्लेशियर समेटने वाली इस पर्वतमाला की चोटियों की औसत ऊंचाई 13,000 फीट है। कछुआ भले ही धीमी गति के कारण बदनाम हो, लेकिन उम्र के मामले में यह काफ़ी दमदार है। 150 से 200 बरस तक जिंदा रहना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 300 प्रजातियों वाले इस प्राणी में अंडों से ज़्यादा तापमान होने पर मादा और कम तापमान होने पर नर कछुए निकलते हैं। पानी के भीतर रहने वाले कछुओं को सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी से बाहर निकलना पड़ता है। माया सभ्यता ईसा पूर्व 2600 में मध्य अमेरिका में माया सभ्यता की नींव रखी गई थी। ईस्वी सन 250 से 300 वर्ष के बीच यह सभ्यता चरम पर थी। उस वक्त तक तो वे पत्थरों पर सांकेतिक चित्रकारी का इस्तेमाल करने लगे थे। वर्तमान के दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और पश्चिमी होंडुरास में फैली इस सभ्यता ने सितारों का भी अध्ययन शुरू कर दिया था कि एकाएक 9वीं सदी में यह सभ्यता ही रहस्यमय तरीकों से खत्म हो गई। 3 धर्मों का केंद्र यरूशलेम दुनिया का एकलौता शहर है जिस पर न केवल मुस्लिम बल्कि ईसाई और यहूदी भी दावा पेश करते रहे हैं। यह तीनों ही धर्मों का प्रमुख केंद्र रहा है। इस शहर पर यहूदियों, रोमन, क्रिश्चियन, क्रूसेडर्स, ऑटोमान, ईरान, तातार और ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व रहा। यह शहर इज़राइल और फ़िलिस्तीन ही नहीं, इज़राइल और जॉर्डन के बीच भी विवाद का कारण बना हुआ है। ईल मछली बहामा द्वीप समूह के ठीक ऊपर स्थित सारागासो समुद्र में अंडे देने के लिए आने वाली ईल मछलियाँ यूरोप और अमेरिका में नदियों के भीतर तक तकरीबन 3 वर्ष में सैर करके मौत के ठीक पहले फिर सारागासो में ही लौट जाती हैं। मादा ईल लगभग 5 फीट की लंबाई की होती हैं। नर ईल तकरीबन 2 फीट से ज़्यादा होती है। जापान, चीन से लेकर यूरोप तक ईल के बने व्यंजनों को बेहद पसंद किया जाता है। डीएनए बताए जीवों का रहस्य 1953 में वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की बनावट की खोज की। पैतृक जानकारियों से लैस डीएनए प्रायः सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह माता पिता की कोशिकाओं के माध्यम से उनकी संतानों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है।